हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमने हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज जो है शुरू की हुई है और फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक के भी हमारे 70 क्वेश्चन हो चुके हैं और 40 क्वेश्चन बाकी है। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक चलेगा वैदिक काल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 71 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, बट एक बार फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी अक्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आपको याद रखना है लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। क्वेश्चन कैसे भी मर्जी पूछे, याद रखना है लोथल है जो वो भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद इसकी जो इन्फॉर्मेशन है लोथल की वो अच्छे से आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला की जो लोथल है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और नदी है भोगवा। उसके बाद जो इसकी खोज की है वो एस आर राव के द्वारा की गई है। कब? 1954 में इसकी खोज की गई है। इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। किसको? लोथल को। यहाँ 20 समाधियाँ मिली है। इसको मुर्दों का नगर भी कहते हैं। देखिए, मृतकों का टीला नहीं कहा गया इसको, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया, बट इसको क्या कहा गया है? इसको स्पेशली कहा गया है मुर्दों का नगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये लोथल के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से धान के, चावल के, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहाँ जब ये सारी चीज़ें मिली हैं तो यहाँ से थोड़ा बहुत भी खाना बनाने के लिए कुछ और आइटम भी मिलेगा। तो आटा पीसने के साक्ष्य मिले हैं, मतलब चक्की के पार्ट मिले हैं यहाँ से। भाई इतनी सारी फसलें हैं तो उनको ऐसे सीधा थोड़ी खाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से और क्या चीज़ें मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, मम्मी का मॉडल मिला है, घोड़े के जो है हड्डियाँ मिली हैं, लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का पैमाना मिला, मतलब मापने के लिए हाथी के जो उससे बनाया हुआ दांतों से, इस तरह से हाथी के दांत का पैमाना मिला, जिसपे 16 अंक ऐसे, मतलब 16 गुणज, 16 तक, 16 16 का 16 दूनी 32, 16 ती 48, इस तरह का कुछ सिस्टम बना रखा है। ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ एक ही प्राचीर से घिरी हुई ये साइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? जैसे ऐसे दो, हर जगह हर साइड में आपने देखा दो है, एक ये आपका पश्चिमी है और एक ही पूर्वी है, बट इसको ना एक ही प्राचीर दीवार से घिरा हुआ है। किसी की तो ये वाली दीवार घिरी हुई है, किसी की दोनों अलग अलग घिरी हुई है, बट इसकी एक ही दीवार से दोनों को घेरा गया है, एक ही प्राचीर से। तो ये दो साइट ऐसी, सुरकोतड़ा और दूसरी है आपकी लोथल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब इसकी क्या थी? इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी। मीन पट्टिका की उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति। देखो, एक पट्टिका बनी होती है, मतलब मिट्टी की बनी होती है, और उस पर एक श्रृंगी गैंडा बोल सकते हैं, एक श्रृंगी वृषभ बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसी देवता की जो पिक्चर्स बनी होती है, यहाँ पे एक सींग लगा हुआ है, तो वो कहाँ से मिली है? तो वो लोथल से मिली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में निम्न स्थलों में से चावल के साक्ष्य, अभी मैंने आपको बताया था चावल लोथल से। लोथल कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था गुजरात में है। उसके बाद हाथी के दांत का पैमाना, वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। हाथी के दांत का जो पैमाना है वो भी लोथल से मिला है। और भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल पे प्राप्त होता है? मतलब कह रहा है कि जो रेशम के साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए वो बता दीजिए हमें। तो वो नेवासा महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेवासा महाराष्ट्र से प्राप्त हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेवासा से भी जो है पाषाण काल में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, और यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। आपका रोपड़ कहाँ पड़ता है भाई? आपका रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ठीक है। भगवनापुरा कहाँ पे पड़ता है आपका? भगवनापुरा, ये भी आपका शायद गुजरात के आसपास के एरिया में, गुजरात में ही पड़ता है। और आपका रंगपुर तो आपको सभी को पता है, रंगपुर कहाँ पे है आपका, ठीक है। रोपड़ हुआ, रंगपुर हुआ, नेवासा हुआ, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए राखी गढ़ी कहाँ है, बिनावली बनावली कहाँ है, तो ये सब आपके कहाँ पे पड़ते हैं? ये आपके सब के सब हरियाणा के अंदर पड़ते हैं। ये साइटें आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर आपके खंबात की खाड़ी गुजरात में पड़ता है। रंगपुर है जो खंबात की खाड़ी गुजरात में पड़ता है। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होते हो कि रंगपुर कहीं पंजाब में तो नहीं है या फिर हरियाणा में तो नहीं है। रंगपुर लोथल में, सॉरी गुजरात में है, खाड़ी है इसकी खंबात की। लोथल, रंगपुर, भगताराव, मेघम,
कुंतासी, शिकारपुर, ठीक है। ये सारे आपको कहाँ पढ़ते हैं, ये सारे आपके उसमें गुजरात के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मानचित्र पर पूछा गया है, बट हम फिर भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपको 1 2 3 4 को मानचित्र पर अंकित करना, पर हमारे पास ऐसा कोई मानचित्र है नहीं है, तो यहाँ पे तो हम तो सिर्फ इन सब साइटों को पढ़ सकते हैं कि कौन कहाँ पे है। तो ये सब हमें पता ही है कि कौन सी साइट कहाँ पे है। रोपड़ आपके पंजाब में है, ये आपके हरियाणा में है, ये गुजरात में है, ये यूपी में है, ठीक है। ये आपके राजस्थान में है, और ये आपका वही गुजरात के अंदर, ये आपके पाकिस्तान में है, ये यूपी में है। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, हड़प्पा और हुल्लास, ठीक है। हुल्लास कहाँ पे पड़ता है आपका, हुल्लास आपके यूपी वाले एरिया में, यूपी के सहारनपुर में बड़ा गांव और हुल्लास, ये दोनों साइट पड़ती हैं, ठीक है। मेरठ में आलमगीर पड़ता है। फिर उसके बाद बनवाली हरियाणा में है ही, धोलावीरा गुजरात में है, ये जम्मू कश्मीर में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये साइट हमने पढ़ ली है, बाकी मानचित्र पे भी हम फिल कर देंगे। निम्नलिखित हड़प्पन फसलों में से कौन सी फसल ऐसी है जो पश्चिमी एशिया से प्रसार माना, मतलब पश्चिमी एशिया से माना जाता है कि उनका प्रसार हुआ है। तो गेहूं और जौ को यौ भी कहा जाता है। गेहूं और जौ ये दोनों की दोनों मानी जाती है। तो राइट आंसर है ए। निम्नलिखित में से कथन में रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। देखो क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ। आपसे पूछा हुआ है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ये कालीबंगा, इनमें एक एक दुर्ग होते हैं और एक एक नगर होते हैं, पढ़ा आपने। ये आपके पूर्व में है और ये आपके पश्चिम में है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और कालीबंगा में जो दुर्ग है वो नगर के किस साइड है, ये नगर बोलते हैं ना इसको, वो नगर के पश्चिम में है। देखो कैसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि तीनों की तीनों साइटों में दुर्ग भी होते हैं, नगर भी होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनके जो दुर्ग हैं वो नगर के किस तरफ है, तो वो नगर के पश्चिम की तरफ है। ये दुर्ग है और ये आपके नगर है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्वी आर्य में माना जाता था, पूर्व आर्य में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है। भारतीय टेराकोटा क्या है भाई, टेराकोटा होता है पकी हुई ईंटों से बनी जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो होती है टेराकोटा। जैसे बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। और जो हड़प्पा में क्या मिला है टेराकोटा से, पके हुए बर्तन मिले हैं, पाइप मिले हैं, इस तरह की चीज़ें मिली थी, जिससे लगता है कि वहाँ का जो आम जनता है वो इस चीज़ का यूज़ करते थे, और मतलब उनकी संस्कृति कल्चर्स के बारे में पता चलता है कि क्या कुछ वो करते थे। तो भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है, भारतीय वास्तुकला की देन है, जन सामान्य की भारतीय संस्कृति के जीवन के बारे में सामग्री प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यही राइट है, यही राइट है। आध्यात्मिक नहीं है, उपयुक्त में से कोई ऐसा तो नहीं है, एक तो होगा ज़रूर, तो यही आपका बी वाला आंसर राइट है। तो मैंने बताया टेराकोटा पकी हुई ईंटों है, ठीक है, ईंटों को पकाया गया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछी गई है आपसे, सबसे बड़ी इमारत, तो सबसे बड़ी इमारत आपकी अन्नागार थी। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ आपसे पूछी जाए, आश्चर्यजनक, तो वो आपके स्नानागार को पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि अन्नागार सबसे बड़ी थी, बहुत ज़्यादा अन्न स्टोर किया जा सकता था, और स्नानागार को इस तरह से बनाया गया था सिस्टमेटिक तरीके से, अलग कपड़े चेंज करने के रूम थे, अलग तरीके से पानी को फिल्टर किया जाना, मतलब पानी को चेंज किया जाना, सीढ़ियों का अलग तरीके से बनाया जाना, ठीक है। दक्षिण में भी, उत्तर में भी, या फिर दक्षिण से पश्चिम की तरफ ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है वो तालाब में, उसमें सीढ़ियाँ कैसे थी, तो उत्तर में भी थी और दक्षिण में भी थी, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर जाते हैं हम सी की तरफ जाते हैं। अगर लिखा होता ना कहीं दक्षिण से पश्चिम, तो उसके साथ भी हम जा सकते थे। देखो यहाँ पे स्नानागार है, सीढ़ियाँ इधर से भी नीचे की तरफ जा रही है, उधर से भी जा रही है, ठीक है। तो दक्षिण पार्श्व में और उत्तरी पार्श्व में, सॉरी, उत्तर में और दक्षिण में देखो एक तालाब बना हुआ है, एक स्नानागार बना हुआ है। ये तो है नहीं कि एक ही तरफ से सब एंट्री करें, दोनों तरफ से मतलब एंट्री की जा रही है। दक्षिण से उत्तर की तरफ सीढ़ियाँ मान सकते हैं उनको, या उत्तर से दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ मान सकते हैं उनको। और उसके बाद पानी को मतलब निकलने के लिए, चीज़ों को जाने के लिए ऐसे भी बताया गया है कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ भी जा रही है सीढ़ियाँ, और जो नालियाँ इस तरीके से बनाई हुई है पानी को बाहर निकालने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घिरा है, ये पूछ रहा है। जहाँ कुएं के अवशेष मिले हैं, ऐसी साइट आपसे पूछी हुई है घरों में जहाँ कुएं मिले हैं।
घर के अंदर कुएं मिले ऐसी कौन सी जगह थी? तो वो मोहनजोदड़ो थी। देखिए मोहनजोदड़ो में घर को कैसे बनाया गया था, जैसे मेन गेट था, एंट्री करते घर के गेट हमेशा गलियों की तरफ होते थे, भीड़ भीड़ जो गली होती थी, सड़कों की तरफ नहीं होते थे। अगर सड़कें यहाँ है बड़े वाली तो गेट को उसके बैक साइड में गलियों में खोला जाता था। एंट्री की यहाँ पे एक दीवार होती थी कि सीधा डायरेक्ट ना घुस के इंसान ये ना देख सके कि घर में क्या चल रहा है, थोड़ा सा इस साइड जाता थी, वो इस साइड की तरफ जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आंगन था, आंगन के साइड में एक कमरे थे, आंगन में ही यहाँ एक कुआं था। ठीक है, तो कुएं घरों के अंदर ही थे। तो ये कि कहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो के अंदर था। तो राइट आंसर इसका जो जाने वाला है वो है डी। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ये पूछ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ें जो सही है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो चीज़ें हैं वो गृह निर्माण तरासे और पोलिसदार पत्थर और घर को तरासा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। घरों को कोई तरासे हुए तरीके से नहीं बनाया गया था। कुल्हाड़ी, छेनी, छुरिया, मछली पकड़ने के कांटे, ये सब लोहे के थे। आपको पता है लोहा तो था ही नहीं उस टाइम में। स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना हुआ था, ये तो हमने पढ़ा है कि स्नानागार के जो फर्श है पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। यहाँ के निवासी को सोने के आभूषण का ज्ञान नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोना, चांदी, जैस्पर, फ्लिंट, लाजवर्थ सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी और सोने का व्यापार भी हुआ करता था। तो जो राइट आंसर जाने वाला है वो सी के साथ जाएगा कि स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहूर पर देवता किस पशुओं से घिरा हुआ है? तो ये चीज़ें हम जब टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये डिस्कस करते हैं कि एक जो पशुपति बना हुआ है, ठीक है, अर्नेस्ट मेके ने जिसकी खोज की है, अर्नेस्ट मेके ने ये पशुपति बना दिया भाई मैंने। इसमें जो क्या था, इसमें आपके एक साइड थे क्या थे, चीता और हाथी। एक साइड तो चीता और हाथी थे, चीता और हाथी, और एक साइड था आपका भैंसा और गेंडा, और पैरों में इसके क्या थे, हिरन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन थे भाई उसके आसपास कौन थे, तो ये चीज़ें देखिए आप, चीता था, गेंडा था, भैंसा था, हाथी था। बाघ भी लिखा आ सकता है, चीते की जगह बाघ भी लिखा सकता है। और इनमें अगर हिरन भी मिक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके पैरों में हिरन भी थे। यहाँ तक राइट समझ आ गया। गेंडा और भैंसा आप कैसे याद करोगे, देखो ये गेंडा और भैंसा ऐसे एक जैसे लग रहे हैं ना आपको, मतलब इन पे ऐसे भैंसा, गेंडा, और हाथी पे ऐसे मात्रा लगी हुई है, चीते पे ऐसी मात्रा लगी हुई है। तो हाथी और चीते को एक साथ याद कर लो, गेंडा भैंसों को एक साथ याद कर लो, हिरन तो अपने आप याद आ जाने ही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहूर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? बैल अंकित नहीं है क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा हाथी भी था, बाघ मतलब चीता भी था, गेंडा भी था, पर बैल तो नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाने वाला है, डी के साथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करता है। यह बस्ती दो अनुभागों में बटी थी, एक अपेक्षाकृत छोटा किंतु उच्चतर और दूसरा काफ़ी बड़ा किंतु निम्नतर था। तो ऐसा तो सभी जगह था, सारी साइटों में ही था। आगे पढ़ते हैं। पुरातत्वविद इन्हें क्रमशः नगर दुर्ग और निचले नगर कहा जाता था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, नगर दुर्ग, और इनको निचले नगर कहा जाता था। दोनों ही प्राचीर युग थे। ठीक है, अनेक भवन चबूतरों पर बने थे जो आधार के रूप में काम आते हैं। यह किसके बारे में है? देखिए वैसे तो ये स्टेटमेंट सारी हड़प्पा के बारे में है, पर दोनों ही प्राचीर युग थे ये नहीं है, बट हमें पूरी स्टेटमेंट के साथ जाना है। दोनों ही प्राचीर युग थे क्योंकि दोनों ही प्राचीर युग तो कालीबंगा में थे, हड़प्पा तो दोनों प्राचीर युग नहीं थी। बट फिर भी आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया हुआ है, कालीबंगा भी ऑप्शन में है। अनेक भवन चबूतरों पर बने हुए थे, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर आपको पता है ना, बहुत सारे मतलब चबूतरे थे और वहाँ पे भवन बने हुए थे। यहाँ पे श्रमिक निवास जिसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कथन जो ये क्वेश्चन के साथ गए हैं, राइट आंसर के साथ गए हैं, राइट, क्योंकि इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी पॉइंट हैं, हड़प्पा के भी और कालीबंगा के भी। दोनों एक ही प्राचीर से युक्त है कालीबंगा, बट ये पूरी स्टेटमेंट को देखते हुए हड़प्पा के साथ गए हैं, राइट आंसर इनका।
निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा मिला है? टेराकोटा मतलब हल को पकाया गया है, ऐसे ही नहीं मिला पका हुआ ईंटों का बना हुआ है। तो वो आपके बनावली या बनवाली से मिला है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हल के साक्ष्य मतलब बच्चे का खिलौने के टाइप में बना रखा था, बहुत बड़ा हल नहीं था। हरियाणा सभ्यता का कौन सा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, धोलावीरा आपके गुजरात में है, रोपड़ आपके पंजाब में है। बचा क्या? वनावली, और वनावली तो होता नहीं, बनावली होता है, बट यहाँ पे वनावली लिखा है तो वनावली के साथ जाने वाले हैं हम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच कुछ ना कुछ अंतर है। मेरा मतलब है बीच अंतर के संबंध को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ऐसा दर्शाना है हमें। ऋग्वैदिक और वैदिक काल और हड़प्पन, ठीक है, इंडस वैली और वैदिक काल में हमें ये बताना है कि क्या डिफरेंस है। तो जो पहला है आपका ऋग्वैदिक आर्य कवच हेलमेट, मतलब एक तरह से लड़ाई वगैरह करते हुए वो कवच का यूज़ करती थी। हाँ, ये हमने पढ़ा है, शीर्षण, ये कवच का वो यूज़ करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। इसको तो आप बिल्कुल काट दीजिए, लोहा क्यों बीच में घुसा रहा भाई, जब लोहा ऋग्वैदिक कालीन आर्य जानते ही नहीं थे। सॉरी, ऋग्वैदिक आर्यों को, हाँ, सिंधु वाले लोग जानते ही नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, ये हम मान सकते हैं, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए गई कूट को, भाई ऐसा तो नहीं है, सिंधु घाटी के लोग घोड़े को जानते जरूर थे पर पालतू नहीं बनाए, इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं हमें। तो राइट आंसर सिर्फ ए ही है, ठीक है, कि जो ऋग्वैदिक कार्य लोग हैं वो शीर्षण वाला हेलमेट पहनते थे सिर पे, बाकी सब रोंग है। दो में तो लोहा ही आ गया, क्योंकि लोहे का ज्ञान तो है ही नहीं है इंडस वैली के लोगों को। तीसरे में आ गया कि उनको नॉलेज ही नहीं थी घोड़े के बारे में, जबकि हमने तो पढ़ा घोड़े के अवशेष मिले हैं, बट उन्होंने घोड़े को पालतू नहीं बनाया था, या घोड़ों का उनकी मुहरों पर अंकन नहीं था, ये चीज़ मान सकते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी के लोगों का सही चित्रण करता, मतलब कौन से जो लक्षण अच्छे हैं, आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये बता रही है कि सिंधु जो इंडस वैली में है ये चीज़ें, ये विशेषताएं थी। तो पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे ना। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, जहाँ मंदिर आ जाए वहीं कट कर दीजिए, क्योंकि उनको मंदिर की कोई नॉलेज नहीं थी। वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इस बारे में हम थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि देवी भी हमने पढ़ी हैं, देवता भी पढ़े हैं, पशुपति भी पढ़ा, मातृ देवी भी पढ़ी है, ये राइट जा सकते हैं हम इसके साथ, ठीक है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है पहले से ही। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ना ना ना, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। तो राइट आंसर जाने वाला है आपका बी, क्योंकि घोड़े को बार बार ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। उन घोड़ों की अस्थियां मिली हैं, घोड़ों की मतलब जबड़ा मिला है, उससे ज़्यादा घोड़ों के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। हाँ, मंदिर बिल्कुल नहीं थे, ये कन्फर्म है। देवी की पूजा होती थी, देवता की होती थी, ये है, पर अंधाविश्वास कर्म कांड बिल्कुल नहीं था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमें राइट आंसर के साथ जाएंगे बी के साथ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के तो कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। बिट ऐसे स्टार क्यों लगाया हुआ है, ये कन्फ्यूज़ है क्या? शायद उसमें जो आंसर आया होगा इन दोनों में कन्फ्यूज़न डाल के छोड़ दिया होगा इस क्वेश्चन को, या ग्रेस दे दी होगी, इसलिए दिखा रहे हैं। गाय के तो कहा जाता है कहीं ना कहीं अवशेष मिले हैं, बट शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। हाथी, गाय और ऊँट के बारे में कहा जाता है, इनके अवशेष तो मिले हैं पर मोहरों पर अंकन नहीं था। और जो नेक्स्ट जाता है हमारा, वो जाता है हमारा राइट आंसर, एक मिनट, शेर, इसमें हम शेर को ही करेंगे। आगे चलते हैं। सिंध घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडे में से किस आकृति सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है? अरे मुद्रा क्यों कह रहा है भाई, मोहर कहे, मोहर, मुद्राएं नहीं। फिर भी जो पूछा गया हमें उसी के साथ जाना है। तो ये कह रहे हैं कि किसकी मुद्राएं सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है। बैल भी पाया है, हाथी भी है, गैंडा भी है, ये मोहरों पर अंकित है।
बैल भी, हाथी भी और गेंडा भी। वही क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज क्यों कर रहे हो भाई हमें। बैल भी है, हाथी भी है, गेंडा भी है क्या नहीं, गाय नहीं है, ठीक है। गाय के बाद आपका घोड़ा नहीं है, घोड़े के बाद ऊँट नहीं है, शेर भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अजगर, शेर, अश्व, हाथी। अब आप किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? ये आंसर के साथ जा रहे हैं आपके शेर के साथ, ठीक है। किसके साथ जा रहे हैं? शेर के साथ। तो आप भी शेर के साथ जाइए, क्योंकि इनको शेर की कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि इनको अश्व मतलब घोड़े की भी थी, बाघ की भी थी, अज की भी थी, शेर हाथी की भी थी। ये सारी नॉलेज नहीं थी। किसकी नहीं थी? शेर की नहीं थी। तो एक एक पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। शेर आ गया, गाय है, घोड़ा है, और आपका जो शेर की तो बिल्कुल नहीं थी, जानकारी उनकी जानकारी थी, बट जानकारी नहीं शेर की नहीं थी बिल्कुल। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? मतलब जो भी मुहरें होती थी सैंधव की, जिसको ये मुद्राएं कह रहे हैं, उसमें क्या कह रहे हैं ये कि एक श्रृंगी जो गेंडा है ये ही मेन पाया जाता है उनकी मुद्राओं के अंदर, ठीक है। तो एक श्रृंगी गेंडा या एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी बैल, सींग एक है बस उसको। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पे है? कितनी बार पूछोगे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? ये अब तक हमने नहीं पढ़ा ना। 3 भागों में कौन सा विभाजित है? तो धोलावीरा, ठीक है। राइट आंसर जाएगा इसका धोलावीरा। 3 भागों में मतलब अब तक तो हम पढ़ रहे थे 2 साइड्स, एक आपका पूर्वी है, एक आपका पश्चिमी है, और ये आपका है तीसरा, मतलब बीच में एक और बना हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि धोलावीरा में कितनी साइटें पाई गई हैं? 3 साइट पाई गई है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि 1-2 बार हाँ एग्जाम में ये पूछा भी गया है। धोलावीरा वैसे कहाँ पड़ता है? धोलावीरा गुजरात में है। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, जो धोलावीरा है वो गुजरात में है। गुजरात में एग्जैक्ट कहाँ पे है? भचाऊ जिला है कोई, और वहाँ पे खादिर द्वीप है, ठीक है। कौन सा द्वीप है? खादिर द्वीप है, खादिर द्वीप, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में है। ये कौन सी खाड़ी में? कच्छ की, खंबात की नहीं, कच्छ की खाड़ी में है। नेक्स्ट है, इसका जो खोजकर्ता है, वैसे तो जो माना जाता है वो 1967 में जेपी जेसी को इसकी मतलब इसने देखा, उसको जाना, बट इसकी जो अच्छे से काम किया उस पर आर.एस. बिष्ट ने किया था, ठीक है। और इसके बारे में क्या जानकारी है धोलावीरा के बारे में, कि जैसे सभी 2 भागों में बटे हुए थे, ये 3 भागों में बटा हुआ था। और इसके जो बीच में है यहाँ स्टेडियम बना हुआ है, तो स्टेडियम के साक्ष्य भी धोलावीरा से बने मिले हुए हैं हमें, ठीक है। स्टेडियम के साक्ष्य धोलावीरा से। और इसे कहते हैं कि जो ये है ना बिल्कुल आयताकार बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आयताकार। धोलावीरा जो नगर है, इसके दुर्ग है, सब आयताकार बने हुए हैं। तो पूछा जाए किसका आकार बिल्कुल आयताकार था, तो धोलावीरा का था, ठीक है। यहाँ पे एक नेम प्लेट भी मिली है जिस पर 10 अक्षर लिखे हुए हैं, नेम प्लेट, ठीक है। ऐसे एक प्लेट टाइप बनी हुई है, 10 अक्षर उस पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो जमीन है ना, यहाँ की जो भूमि है, इसके 30% एरिए पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। 16 बड़े तालाब हैं, नहरें हैं। तो कहते हैं कि जल प्रबंधन की बहुत उच्च कोटि की व्यवस्था है। और जल कुंड मतलब यहाँ पे शैलकृत स्थापत्य बने हुए हैं, जल कुंड बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 3 भागों में इसको विभक्त किया हुआ, ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं हम। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापक आ गया अभी के अभी। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये आपके धोलावीरा से मिले। शैलकृत का मतलब होता है जो जलकुंड बना हुआ है, जलकुंड, ठीक है। जलकुंड, पानी को जहाँ अच्छे से रिजर्व किया जाता है, जलकुंड बोलते हैं उसको, और इसको बोलते गए हैं शैलकृत स्थापत्य बोला गया है इसको, ठीक है। जल की जहाँ उच्च कोटि की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंध रखता है? वो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा प्राक हड़प्पा से संबंध है, मतलब जब हड़प्पा स्टार्ट हुई थी बिल्कुल प्राक हड़प्पा, तो वहाँ से इसका संबंध बताया जाता है। एक जुते हुए खेतों के साक्ष्य तो हमें बहुत पहले से पता है, कालीबंगा में पाए जाते हैं। कालीबंगा स्थित है, ये भी हमें पता है, हमने 10 बार पढ़ लिया है। राजस्थान गुजरात में, हाँ राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर जाता है आपका बी, और बी में आपका कौन कौन जाने वाला है, 1 और 2। तो 1 आपका बनवाली है, 2 आपका कालीबंगा। कालीबंगा तो हम पढ़ ही रहे हैं बार बार, ठीक है, कि कहाँ पर प्राक सिंधु सभ्यता के, पर साथ में बनवाली भी ऐसी जगह है वहाँ पे भी प्राक सिंधु सभ्यता मतलब स्टार्टिंग थी जब सभ्यता की, वहाँ अवशेष पाए जाते, मतलब पुरानी सभ्यता है सिंधु की। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंध के लिए माना जाता है, अब तो आपको याद हो चुका होगा, जल प्रबंध के लिए धोलावीरा, जहाँ पे बहुत सारा मतलब अच्छे से जल को रिजर्व किया जाता है, 30% एरिया पर जल है, बड़े बड़े तालाब है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की जो खोद हुई है उसकी वजह से ही कहा जाता है इसको। जैसे घर में कोई बड़ा आदमी है, उसके बाद चाहे 10 बच्चे पैदा होए, कोई बहुत भी है, फिर हम जब कोई घर में जाता है तो उसी के नाम को लेके और वही नाम चलता रहता है, कहते हैं ना उसके पापा, ठीक है, उसके पापा, तो उसी का नाम लेके चलेंगे। उसके बाद चाहे उसके 4 बच्चे, उनके पापा नहीं कहे जाते, उसकी पापा कहे जाते, किसी का भी नाम लगा लीजिए आप, ठीक है, मैं जो पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा साइट खोज हुई, उसके बाद तो चाहे हज़ारों साइटें की खोज हुई है, बट नाम उसी के नाम पर रखा दिया गया। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था, तो जो ये तिथि क्रम है मतलब किसके द्वारा, किसके आधार पर जो इसको निर्धारित किया गया था, तो ये मेसोपोटामिया में जो अवशेष मिले हैं ना सिस्टमेटिक तरीके से कालक्रम से, उसके आधार पर ही इसको क्या बना दिया गया था, इसका जो टाइम टेबल टाइमिंग बना दी गई थी, निर्धारित कर दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से ही सर्वप्रथम इसका जो है तिथि क्रम निर्धारित कर दिया गया था। सिंधु सभ्यता निम्न में से कौन सी चीज़ पाई जाती है, अब सिंधु सभ्यता में कौन सी चीज़ पाई जाएगी, भाई जहाँ मंदिर होगा एक तो आपको वहाँ से बिल्कुल कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। विष्णु की मूर्ति तो कहीं नहीं मिली, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। स्नान करते हुए पुरुष की हमने तो मूर्ति कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने स्नान करते हुए किसी मनुष्य की मूर्ति नहीं पढ़ी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चलता है, एक मंजिला भवन भी नहीं हमने पढ़ा, हमने 2 मंजिला भवन के बारे में पढ़ते हैं। तो अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ये चीज़ें राइट जाती हैं आपकी, और ये है वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर जाएगा आपका 1, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था, ठीक है। बहुत सारे आपको पता है, बहुत सारे कारण बताए गए हैं इसके, कौन कौन से कारण बताए जाते हैं भी, बाढ़ भी कही गई है, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और SR राव ने कहा कि बाढ़ की वजह से हुआ। आर्यों का आक्रमण भी कहा जाता है, मार्टिमल हिलर या अर्नेस्ट मेके ने, जॉन मार्शल ने भी इनकी सहमति जताई है इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद नदियों के प्रवाह का जो परिवर्तन होना, ये भी ऑर्लस्टाइन वगैरह ने इस चीज़ के बारे में कहा गया। विदेशों के व्यापार का ह्रास, पर जब से सबसे मेन जो एक फेमस चीज़ बताई जाती है ना, वो आर्यों का आक्रमण ही बताया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंध सभ्यता में मापक किस गुणन भार के हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था ना, जो हाथी के दांत का पैमाना मिला था वो 16 गुणज भार का था, ठीक है, 16 गुणज भार का था। तो इम्पोर्टेंट याद करना, जैसे ऐसे बनाया हुआ है 16, 32 इस तरह से डिफरेंट है। सिंध सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है भाई सिंध सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल से, ये तो हम कितना इजीली जानते हैं, प्रोटो हिस्ट्री से संबंधित है, प्री हिस्ट्री से तो पाषाण काल संबंधित है, ठीक है। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इंडस वैली। ध्यान से पढ़ना, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से लर्न होगा, ऐसे नहीं लर्न होने वाली, 2 से 3 बार इस वीडियो को पढ़ो, इसलिए आपको कवर हो जाएगी। ओके, बाय बाय।